नमस्ते। हे राम टू जय श्री राम की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स ऑन चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है वो कैंपेन अगेंस्ट करप्शन, बोफोर्स क्लेम्स राजीव गांधी, वीपी सिंह राइज एंड फॉल। ये मूल रूप से बोफोर्स की जो कथा है उसी के अगल बगल बिना गया है और कैसे वीपी सिंह सत्ता में आए, इन सब की बात भी की गई है। देखिए, हिंदुस्तान की इधर की राजनीति जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें बोफोर्स एक बहुत बड़ा ऐसा लगा था कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। पहली बार 1989 के इलेक्शन में करप्शन चार्ज के ऊपर राजीव गांधी की जो इतने बड़े मैंडेट के साथ आई थी 84 की सरकार, वो सरकार चुनाव हारी थी। मामला ये था कि 1986 में एक डील होती है जिसमें 1437 करोड़ 1437 करोड़ फॉर बाइंग 410 गन्स, स्वीडिश गन्स, जो बेसिकली हाउविट्जर बोलते थे उनको, 155 mm की गन थी। ये खरीदी थी इंडियन डिफेंस के लिए। ये गन का सौदा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद द हिंदू की एक रिपोर्टर थी चित्रा सुब्रमण्यम, वो स्वीडन जाती हैं और उनको मिलते हैं स्टेन लिंडस्ट्रॉम। ये बेसिकली वहाँ की पुलिस टीम जो स्वीडन की थी जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने भी इस लेन देन में इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाए रखी थी। जैसे रफाल पे नहीं हुआ, आपने देखा ना, रफाल पे अपने यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस वाले उस पर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे। उन्होंने उनसे बातचीत की और वहीं से, जिसको कहते हैं ना कि बोफोर्स का जिन बाहर निकल आया। अप्रैल 87 में ये आरोप लगने लगे राजीव गांधी के ऊपर कि कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। हालांकि ये जो हमारे लिंडस्ट्रॉम साहब थे, स्वीडिश पुलिस के जो हेड कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन को, उन्होंने 25 साल बाद 2012 में अपने कारण स्पष्ट किए इसके बाद कि वो क्यों विसल ब्लोअर बने, क्यों उन्होंने करीब 350 पेज का ये सब हैंडओवर किया रिपोर्टर्स को, जिससे वो पेपर में लीक हो इत्यादि इत्यादि। जब ये सब हुआ तो राजीव गांधी ने इसको संभालने के पहले तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने इसको करने के लिए एक JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पहली बार हिंदुस्तान में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी B शंकरानंद के नेतृत्व में, और उसने ये 1 साल तक वो सब करके जुलाई 89 में क्लीन चिट दे दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। B शंकरानंद की बात जब मैंने यहाँ की है तो मैंने इसमें एक और डिटेल बताया। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ कुछ डिटेल को आपको आगे पीछे लेता चला हूँ, कि हर कहानी को जोड़ने की कोशिश की है। ये जब सेकेंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी हर्षद मेहता स्कैम में, तो कुछ वक्त का ऐसा था कि वो RN मिर्धा के नेतृत्व में बनी थी, वो चेयरमैन थे सेकेंड जॉइंट पार्लियामेंट JPC के। और फिर फर्स्ट JPC के चेयरमैन B शंकरानंद को सेकेंड JPC के सामने आना पड़ा, उनकी जांच पड़ताल हुई ऑयल बॉन्ड की कुछ हेराफेरी को लेकर। खैर, अब उसके बाद ये सब चलता रहा, बोफोर्स का मामला लग गया था, ये पता लग गया था कि भाई देखिए कुछ चीज़ें ऐसा है कि 64 करोड़ रुपया दिया गया, 3 कंपनियों को अलग अलग दिया गया, लेकिन आज तक वो कुछ फाइनल नहीं हो पाया है कि कैसे क्या, वो अभी भी एक ग्रे एरिया अभी भी है। हालांकि उसके एक जो मुख्य पात्र थे कटरोची, वो इटालियन थे और उनका ऐसा माना जाता था कि उनका राजीव गांधी के घर में आना जाना था। 1989 के इलेक्शन में के समय ये आरोप लगा था कि इसमें किकबैक हुआ है, और ये भी कहा गया था कि ये जो गन है इसकी क्वालिटी भी ख़राब थी। हालांकि ये जो, और इसके ऊपर फिर इस जब नई सरकार आई तो उसने बैन लगा दिया था बोफोर्स गन के ऊपर, बोफोर्स गन की बाकी चीज़ों पे, लेकिन जब करगिल युद्ध हुआ था तो चूँकि उसका एम्यूनेशन चाहिए था, वो बैन उठाया गया था। एंड इट प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट गन। हिंदुस्तान की बहुत अच्छी गनों में ये बोफोर्स गन को माना गया था, उसने बेहतरीन काम किया था करगिल वाले युद्ध में। मैं कटरोची की बात थोड़ा और कर दूं, क्योंकि देखिए ऐसा ये केस बहुत लंबा चला। 1990 में CBI ने केस फाइल किया है,
उसमें 3-4 मतलब उसमें कुछ अभियुक्त बनाए गए। अडबो जो बोफोर्स के हेड थे उनको कहा, विन चड्ढा, हिंदुजा ब्रदर्स, कुटरोची, ये सब लोग हुए। जुलाई 1993 में कुटरोची साहब हिंदुस्तान से निकल जाते हैं और फिर वो कभी इस देश में वापस नहीं आए। देखिए ऐसा है कि ये जो बोफोर्स था, ये कौन सी सरकार है उसी के साथ ये तेज होता था, धीरे होता था, तेज होता था, धीरे होता था, ठंडे बस्ते में चला जाता था। जब एनडीए की सरकार आई उस समय 1998-99 में, तो 12 साल बाद इसकी चार्जशीट फाइल होती है। उस चार्जशीट में कुटरोची, एस.के. भटनागर जो उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी थे, और राजीव गांधी और अदर्स के ऊपर मतलब चार्जेस फ्रेम होते हैं। लेकिन तब तक मतलब धीरे धीरे इसके बहुत से प्लेयर जो है वो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी होती है। 2004 में फिर ये केस चलता रहता है। 2004 में कांग्रेस आ जाती है। कांग्रेस जब आ जाती है तो उसके बाद वो केस फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। और दिसंबर 2005 में सीबीआई की तरफ से रिक्वेस्ट होती है कि जो कुटरोची के 2 लंदन अकाउंट्स हैं जिसको फ्रीज किया हुआ था उसको अनफ्रीज कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी 2006 में कहता है कि नहीं, ये आप इसको अनफ्रीज मत करिए, वो पैसा निकलने ना पाए। लेकिन तब तक 23 जनवरी को पता लगता है कि कुटरोची साहब उसमें 21 करोड़ रुपये ऑलरेडी उसमें से निकाल चुके हैं। खैर, कुटरोची भी 2013 में मर गए। तो केस तो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो उसका कुछ फाइनल अभी तक आज तक कुछ नहीं हो पाया है। हालांकि बाद में सीबीआई के डायरेक्टर रहे जो एपी मुखर्जी थे, उन्होंने अपने मेमोयर्स में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी ने ये कहा था कि जो कमीशन था उसको हम कांग्रेस पार्टी की फंडिंग करना चाह रहे थे। ये उन्होंने अपने उसमें लिखा है। और लिंडस्ट्रॉम जो है उसका जो कहना था, जो स्वीडिश पुलिस अफसर था, उसका कहना यह था कि राजीव गांधी इस किकबैक को जानते थे और उनका जो अपराध है वो ये है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने पैसा नहीं लिया था, लेकिन वो ये जानते थे कि पैसे का आदान प्रदान हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ राजीव गांधी ने, उसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा था कि किसी भी पार्टी का, जो भी पार्टी होती थी, उसको एक इलेक्शन के समय फंडिंग चाहिए होती थी। फंडिंग वो ट्रेडिशनल रूट वही था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे पैसा लो। अब जब वो उनसे पैसा लेते थे तो जब सरकार बन जाती थी तो ये लोग आके उस फेवर को वापस चाहते थे। अब वो फेवर, फेरा का कुछ रेगुलेशन उनके ऊपर लगता था, वो नहीं, इनकम टैक्स वाला कुछ रिलीज़ कर दीजिए या उसको रिलैक्स कर दीजिए, फिर लाइसेंस राज था, कुछ लाइसेंस वाला कुछ कर दीजिए, इस तरह की बातें वो करते रहते थे। तो इन सब को देखने के लिए जो दो अरुण थे, अरुण नेहरू और अरुण सिंह, इनको लगा कि नहीं, हम लोग इसको छोड़ें और एक नया हम लोग ढंग ये करें कि अब भैया पैसा तो डायरेक्टली तुम्हें देना होगा, और जब तुम ये सारे इंटरमीडिएटरीज हट जाएंगे, पार्टी को सीधे पैसा दो और फिर पार्टी के लिए भी आसानी हो जाएगी। वो मैंने डिटेल में लिखा है। और उनका ये कहना था कि फिर कम वो होगा, ये बड़ा पैसा होता है, बीच के जो छुटभैया हैं जो इसमें पैसा खाते हैं वो सब हट जाएंगे। और थोड़ा ये भी है कि डिफेंस में ये नहीं होता कि उन्हीं से बार बार डील करना है। एक बार डील किया, वंस इन अ लाइफ टाइम आपने पैसा लिया और फिर उसके बाद आपको उसकी शक्ल भी नहीं देखती। इस तरह की बातें कहीं थी। इसमें वीपी सिंह का रोल एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साथ साथ वीपी सिंह की कहानी भी चलती रहती है। वीपी सिंह की कहानी बिल्कुल बोफोर्स से जुड़ी हुई है। वो मूल रूप से जो दैया स्टेट थी, वहाँ के मतलब दैया स्टेट क्या, दैया एक जमींदारी थी, उसके लड़के थे। उनको बाद में राजा मांडा ने अडॉप्ट किया था। और कुछ ऐसा हुआ कि जब वहाँ पे वो उत्तराधिकारी थे, लेकिन 10 वर्ष की आयु में ही उनको राजा बन जाना पड़ा था। वीपी सिंह का एक ये भी है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के से लॉ किए थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। अच्छा, इनका अगर आप ये देखिए तो वीपी सिंह की इमेज या उनके काम करने का वो एक विश्वास लोगों का जल्दी जीत लेते थे। 1969 में एमएलए का इलेक्शन जीतते हैं यूपी में और चीफ विप बन जाते हैं। 71 में उनको डिप्टी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी जब वापस जीत के आती हैं तो वो बना देती हैं। 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से, जब जनता सरकार वापस जाती है, मतलब गिर जाती है और इंदिरा गांधी फिर वापस आती हैं, तो फिर उनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ज़बरदस्त वापसी होती है। 330 एमएलए जीत के आते हैं और उस समय इंदिरा गांधी वीपी सिंह को उत्तर प्रदेश की बागडोर देते हैं, चीफ मिनिस्टर। वो 1980 से 82 तक रहते हैं। और ये ऐसा भी माना जाता है कि उनका कंट्रोल तो बहुत नहीं था मंत्रियों के ऊपर, क्योंकि वो डिसीजन कुछ और लोग लेते थे वहाँ से, लेकिन
वो इस दौरान उन्होंने 9 बार रिकॉर्ड टाइम 9 बार उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था। दिल्ली से कंट्रोल होता था, उसके 2 उदाहरण थे। आरजी खोसला जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, वो इसको नहीं चाहते थे बने। फिर एक आरसी टकरू थे जो पीसीएस अफसर थे, बाद में आईएएस 1975 में हुए, वो होम सेक्रेटरी बना दिए गए बिना इनकी मर्जी के। ये सब चलता रहा था। लेकिन वीपी सिंह ने एक ड्राइव अगेंस्ट डकैत जैसे उनका था कि डाकू उन्मूलन वाला एक उनका बड़ा अभियान चला था। 1500 करीब उन्होंने उसमें डाकुओं का इनकाउंटर हुआ था। जैसे आज आप कहिए ना कि तो उन्होंने एक स्पेसिफिक उसको पकड़ा था और डाकुओं को से वो किया था। उसी समय जो बेहमई का कांड था, अगर आपको याद हो, फूलन देवी वाला, जिसमें उन्होंने ठाकुर परिवारों को मारा था, वो उसी समय की बात है। और इसका प्राइस भी उनको देना पड़ा था। प्राइस जब मैं बोल रहा हूँ तो उनके अपने भाई जो सीएसपी सिंह थे, जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो और उनके भतीजे की हत्या भी हुई थी। इस हत्या के बाद वो काफ़ी मतलब हिल गए थे और दुखी भी हुए थे। वीपी सिंह की एक बात और थी कि 80 से 82 के बीच वो 2-3 बार वो रिज़ाइन करने की कोशिश करते थे। हर एक बात में रिज़ाइन कर दो। तो वो इस्तीफ़ा इंदिरा गांधी को भिजवाते थे, वो फिर मतलब वापस कर देते नहीं, फिर ये चलने लगते थे। इस बार जब हुआ तो इन्होंने इस्तीफ़ा सीधे गवर्नर को भेज दिया था। और ये भी एक कारण था कि इंदिरा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा था कि भाई आपने सीधे गवर्नर को कैसे भेज दिया था। खैर ये इस्तीफ़ा हो गया था और इनकी लेकिन इस बीच इमेज बहुत क्लीन हो गई थी, बहुत अच्छा। 1983 में इनको इंदिरा गांधी अपनी कैबिनेट में ले लेती हैं और फिर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1984 का इलेक्शन होता है। राजीव गांधी 414 सीट के मैसिव उसके साथ वापस आते हैं। बीजेपी 2 सीट पे रहती है उस समय। और विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह साहब इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और ये माना जाता है नो नॉनसेंस। भूरे लाल उनके साथ रहते हैं और पहली बार जो आजकल आप ईडी का सुनते होंगे ना, ईडी पहली बार सही ढंग से जो उसका रोल था वो काम करना शुरू करती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति को दिक्कत होती है और वो जो सबसे बड़ा व्यक्ति था वो था धीरू भाई अंबानी। उनसे अनकंफर्टेबल होने लगते हैं वो। मैंने इसमें तो नहीं किया है लेकिन वो आपने उस पिक्चर में ज़रूर देखा होगा, जो एक पिक्चर आई थी धीरू भाई अंबानी के जीवन के ऊपर, कि कैसे भूरेलाल उनको रेड करने जब मुंबई जा रहे होते हैं और उसी समय उनको लकवे का अटैक होता है, तो फिर वो रेड रोक दी जाती है। ये रियल स्टोरी है। अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ होती है और फिर वहीं से राजीव गांधी से इनके संबंध खराब होने लगते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन से जब पूछताछ होती है तो वो जो थोड़ा राजीव गांधी को नागवार गुजरता है। राजीव गांधी क्या करते हैं कि वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उनको ये लगता है कि नहीं, काम ये करते हैं। अच्छा, अगर वीपी सिंह को हटाते तो इनकी इमेज इतनी अच्छी हो चुकी थी कि उसके चीटे राजीव गांधी के ऊपर भी पड़ते। तो ये करते हैं कि हम लोग स्वैप कर ले रहे हैं। तो राजीव गांधी वीपी सिंह की जगह खुद फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और वीपी सिंह को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना देते हैं। ये 78 दिन के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और 12 अप्रैल 1987 को ये इनसे इस्तीफा मांगा जाता है और ये रिज़ाइन चुपचाप कर देते हैं। राजीव गांधी इनसे इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन जो मूल कारण था वो HDW सबमरीन वाला केस था, जिसमें 32.55 करोड़ 32 करोड़ 55 लाख रुपए की जो मनी है, पैसा है, वो उसका घूस रिश्वत जो भी है वो दी जाती है। और वहाँ पे जब ये घूस दी जाती है, उसके बाद राजीव गांधी को अर्जुन सिंह और नारायण ये सब लोग समझाते हैं कि वीपी सिंह अब आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे हैं और वो मिस्टर क्लीन की इमेज कर रहे हैं और इनसे आप इस्तीफा लेके इनको हटाइए, और फिर वीपी सिंह से इस्तीफा मांग लिया जाता है। अब इस बीच कांग्रेस के बहुत से एलिमेंट होते हैं जो थोड़े डिसग्रंटल्ड होते हैं। उनको लगता है मुझे यहाँ पे पूरा स्पेस नहीं मिल रहा है, पुराने आदमी। ये सब लोग कांग्रेस से बाहर निकलते हैं, जनमोर्चा बनाते हैं वीपी सिंह के नेतृत्व में। उसमें विद्याचरण शुक्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, सतपाल मलिक साहब। ये आरिफ मोहम्मद खान और सतपाल मलिक साहब तो अभी गवर्नर ही हैं। ये सब लोग मिलके जनमोर्चा बनाते हैं। इस बीच अमिताभ बच्चन भी अपने उससे रिजाइन कर देते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन कहते ये हैं, कारण वो इमीडिएट ये बोलते हैं कि भाई मेरा फिल्मी कैरियर जो है वो इससे वो हो रहा है, क्योंकि जो मेरे फिल्मी फैंस हैं वो मेरे कांग्रेस में आने की वजह से, मेरे पॉलिटिकल उसकी वजह से मेरे फैंस फॉलोइंग पे, कहते हुए ये रीज़न है, लेकिन उसके कारण और भी रहते हैं, क्योंकि अब थोड़ा शिकंजा कसने लगा था और उनके जो भाई थे अजताब, वो भी स्विट्ज़रलैंड या कहीं बाहर की नागरिकता लेके वो भी माइग्रेट हो रहे थे। ये सब कारण होता है। अमिताभ बच्चन
इलाहाबाद की पार्लियामेंट सीट से रिज़ाइन कर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अमिताभ बच्चन जब 84 में इलेक्शन लड़ते हैं तो वो रिकॉर्ड वोट से इलाहाबाद से जीतते हैं। उनका जो विक्ट्री मार्जिन थी 1,87,795 वोट, जो अभी भी नहीं टूटा है वो रिकॉर्ड। मतलब उसके बाद वहाँ मुरली मनोहर जोशी, रीता बहुगुणा जी, सब लोग हुए हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड स्टिल ही हैज़ दैट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे बाई इलेक्शन होता है और इलाहाबाद का बाई इलेक्शन एक तरह से ऑपोजिशन यूनिटी का टर्निंग पॉइंट है। वहाँ से ऑपोजिशन की सारी पार्टीज एक जगह आना शुरू होती हैं और ये होता है कि भाई वो होता है कि राजीव गांधी के अगेंस्ट, और उसमें सुनील शास्त्री कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं। ऑपोजिशन के सारे नेता वहाँ जाके बैठते हैं। उसमें एक ग्रीन ब्रिगेड बहुत पॉपुलर होती है, करीब 200 मोटरसाइकिलें लेके देवीलाल जी वहाँ से हरियाणा से आए रहते हैं। कैंपेन बड़ा होता है और वहाँ से वीपी सिंह जीत के निकलते हैं। यहीं से फिर बात होती है कि अब इसको एक पॉलिटिकल और बड़ा वो बनाया जाए और फिर जनता दल का फॉर्मेशन होता है। 11 अक्टूबर 1988, 11 अक्टूबर जेपी की बर्थडे होती है और वीपी सिंह अपने को कुछ जेपी के स्टाइल में बात कर रहे होते हैं कि मतलब मैं परिवार, अरे मैं पावर नहीं लूँगा, इत्यादि इत्यादि। और जनता दल में जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, ये सब मिलके जनता दल बनाते हैं। और साथ में नेशनल लेवल पे एक नेशनल फ्रंट बनता है जिसमें डीएमके, तेलुगु देशम, आसाम गण परिषद, ये सारे लोग उसमें आते हैं। उस नेशनल फ्रंट के कन्वीनर वीपी सिंह बनते हैं, प्रेसिडेंट उसके एनटीआर बनते हैं और पी उपेंद्र उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और इस नेशनल फ्रंट की अंडरस्टैंडिंग, पोल पैक नहीं, अंडरस्टैंडिंग टर्म यूज किया था, अंडरस्टैंडिंग विद बीजेपी, सीपीआई और सीपीएम होती है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए कहा जाता है कि पोल्स अपार्ट, बीजेपी बिल्कुल मतलब राइटिस्ट, इधर सीपीआई सीपीएम लेफ्टिस्ट, इन दोनों से बात करने के लिए इनको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग इज अ बेटर वर्ड। मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक टर्म अंडरस्टैंडिंग किया जाता है कि दोनों जगह से हम करेंगे, दो विचारधाराओं, परस्पर विरोधी विचारधाराओं से हम मैनेज करेंगे। खैर, मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स भी दी है, वो जल्दी से मैं आपके साथ इसलिए क्योंकि वो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है देश के इलेक्शंस को समझने के लिए। वो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। जब 89 का इलेक्शन होता है तो जनता दल को 17.79%, बीजेपी को 11.36%, सीपीएम को 16.55%, सीपीआई को 2.57%, टोटल 38.27%। इन चार पार्टीज को मिलके 273 सीट्स मिलती हैं, जो हाफ वे मार्क है। मेजॉरिटी ये आते हैं 38.27 से। कांग्रेस जिसको मिलती हैं 197 सीट्स, वोट परसेंटेज उसका लेकिन 39.53% रहता है। ये एक है। और मैंने एक कंपैरिजन और वहां दिया है जिससे आपको इस समझ में आ जाए कि ये चुनाव का गणित कैसे चलता है। 2014 में बीजेपी 282 सीट्स जीतती है और उसका जो पोल परसेंटेज वोट्स उसको मिलते हैं वो 31.34%। 31.34%। मैंने इसको इसलिए क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये कंपैरिजन भी आपको अच्छा लगेगा। फिर वीपी सिंह कैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वीपी सिंह पहले ये होता है कि नहीं, वीपी सिंह नहीं बने, वो कहते हैं भाई मैं तो जेपी वाला रोल है। फिर तय ये होता है, चंद्रशेखर अड़े रहते हैं कि वीपी सिंह किसी हालत में नहीं बनेंगे। ये होता है कि मोरलेस तय हो जाता है कि देवीलाल, लेकिन देवीलाल जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है तो एकदम से समरसॉल्ट करते हैं और वो कहते हैं कि वीपी सिंह के मैंडेट के ही नाम पे हम सब लोग जीत के आए हैं, इसलिए वीपी सिंह होंगे और देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, इत्यादि ये सब चीज़ें फिर होती हैं। 5 राज्यों में सरकारें बनती हैं जनता दल की, हरियाणा, गुजरात, यूपी, बिहार, उड़ीसा। नेशनल फ्रंट आंध्र प्रदेश और असम में सरकार बनाता है, केरल में शेयर करते हैं। और पहली बार बीजेपी की किसी स्टेट में अपनी सरकार बनती है, राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में, जिसको जनता दल बाहर से समर्थन देता है। और मेरे ख्याल में पहली बार यह होता है बीजेपी के साथ, और आखिरी बार उत्तर प्रदेश में जो नेता पद का चुनाव है, जो यूपी लेजिस्लेचर पार्टी, मतलब जो लेजिस्लेचर पार्टी यहाँ की होती है, उसका शायद यूपी बिहार में आखिरी बार नेता पद का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह के बीच में बिल्कुल प्रॉपर चुने हुए जो एमएलए होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। मुलायम सिंह यादव को देवीलाल बैक कर रहे होते हैं, अजीत सिंह को वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव जीत जाते हैं। फिर बात होती है बिहार की, और बिहार इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे रामचंद्र दास को वीपी सिंह कर रहे होते हैं, दलित वर्ग से आते थे, और उधर वहाँ पे लालू यादव को
देवीलाल कर रहे होते थे। अब चूंकि बगल में ऑलरेडी जीत चुके हैं मुलायम सिंह यादव, अब यादव वहां पे भी कैसे जीतेगा, तो ऐसा माना जा रहा था कि दलित प्लस अपर कास्ट ये सब लोग मिलके रामसुंदर दास मोर और लेस तय होता है कि जीत जाएंगे। फिर शरद यादव और देवीलाल चंद्रशेखर को अप्रोच करते हैं। चंद्रशेखर वहां पे रघुनाथ झा को, जो अपर कास्ट है, उनको खड़ा करते हैं और रघुनाथ झा को 13 वो अपर कास्ट वोट काटने के लिए, और उनको 13 लोग वोट दे देते हैं। लालू यादव 3 वोट से वो चुनाव जीत जाते हैं, रामसुंदर दास चुनाव हार जाते हैं, और बाकी हिस्ट्री है, क्योंकि कैसे फिर लालू जी वहाँ से चलते हैं और फिर क्या होता है वो तो फिर है। अगर उस समय शायद चंद्रशेखर उस समय नहीं खड़े होते और ये चुनाव नहीं होता तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। खैर, वीपी सिंह के मैंने मेजर डिसीजंस की भी बात जब कही है, मंडल के अलावा आईपीकेएफ जैसे उनका एक डिसीजन मेजर था, वो ये था कि जो भी राजीव गांधी ने किया उसको तुरंत अंडू करना है। उन्हें बहुत जल्दी बुलाते हैं, वो वापस विड्रॉ कराते हैं श्रीलंका से। अंत में राजीव गांधी की हत्या भी होती है। पंजाब में वो चेंज करते हैं, सिद्धार्थ शंकर रे की जगह वो एक उनका कुछ थोड़ा जो मतलब जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो होते थे उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा होता था, तो वो वहाँ पंजाब में चेंज करते हैं। कश्मीर में वो जॉर्ज फर्नांडिस को पहले कश्मीर मामलों का मंत्री बनाते हैं, फिर अडवाणी जी के और बीजेपी के प्रभाव में आके वो जगमोहन को वहाँ की बागडोर सौंप देते हैं। और मैंने चलते चलते वीपी सिंह का जैसे मैंने देखा है कि वीपी सिंह को मैकियावेली कुछ लोग बोलते हैं कि ही हैज़ नो फ्रेंड्स, ही हैड ओनली एलाइज। और वो इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जो जन मोर्चा उनका था उसमें जितने लीडर थे किसी का मास बेस नहीं था, सब मतलब मैनेज करने वाले थे। ये उनको जानते तो उनको जानते, उनका अपना मास बेस किसी का नहीं था। वीपी सिंह ने जब नेशनल फ्रंट बना के बीजेपी के साथ वो किया तो बीजेपी के 2 एमपीज थे, जीत के 85 आते हैं, उनको सीटें ज़्यादा लड़वाते हैं वीपी से। ये अनएक्सप्लेन्ड है, क्योंकि उनको ये था कि किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा ताकत ना हो पाए। उनके ऊपर ये भी है कि संतबख्श सिंह जो उनके अपने भाई थे वो 2 बार एमपी रहे थे, फॉरेन में पढ़े थे, बहुत विद्वान थे। इंदिरा गांधी उनसे फॉरेन अफेयर्स पे बात करती थी, लेकिन एक बार जब वीपी सिंह आए तो वीपी सिंह ने फिर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और सबसे बड़ा जो एक आक्षेप है जिसका आज तक आंसर नहीं है कि 30 नवंबर की रात में क्या हुआ कि उससे पहले वीपी सिंह अपने को जयप्रकाश नारायण के रोल में कि मैं पावर नहीं लूँगा, मैं सरकार में नहीं जाऊँगा, और एकदम से 30 नवंबर की रात में क्या होता है कि जब 1 दिसंबर 1989 में जब बैठक होती है तो उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मैंने इन सब प्रश्नों को उठाया है। संभव नहीं था कि इसमें सारे के आंसर भी, अब आपको कम से कम ये एक जनरल हिस्ट्री पता लग गई है कि यहाँ ऐसे 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 क्या हुआ था। बाकी चीज़ों के लिए बहुत सी किताबें हैं। अभी कभी आप लोगों को लगेगा कि नहीं इसका, तो इसका दूसरा पार्ट भी कभी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल एक पॉलिटिकल हिस्ट्री जो बुफोर्स आप लोग सुनते रहते होंगे उसको काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।